हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डायमंड कोचिंग। मैं हूं आपके साथ निशा यादव। और सॉरी फॉर लेट इन द सेंस कॉल आ गई थी अभी जस्ट लाइव होते ही कॉल आ गई, इस वजह से क्या है मुझे साइड होना पड़ गया। खैर, मुद्दे की बात ये है कि हमने उत्तर प्रदेश की क्लास जो है स्टार्ट कर दी थी कल, और कल हमने बहुत नहीं बस थोड़ा सा जानने की कोशिश की थी। असली क्लास जो है हमारी आज शुरू हो गई है, और रोज़ जो है हमारी इसी टाइम 1 बजे हमारी रोज़ क्लास होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल में। कल्याण बैच जिसका नाम है, हमने कल्याण नाम रखा है, कल्याण बैच के नाम से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। और इस बैच पे जो है हम पूरे उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूपीएसआई का पेपर आने वाला है, मतलब दिसंबर के एंड ऑफ द डे एंड में जो है फर्स्ट या सेकंड वीक के आसपास जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो उस परीक्षा से पहले हम क्या बोलते हैं, पूरे अपने अच्छे से रणनीति बना लेते हैं, ताकि जो सिलेक्शन होने के बाद आप लोग का कल्याण हो जाए। ठीक है, चलिए बात किया जाए। कल हमने जो क्लास में अपने पढ़ा था, हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था। हमने बात किया था 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, राज्य का पुनर्गठन किया जाता है। कब? 1 नवंबर 1956 को हमने ये भी कर लिया था। दूसरी चीज जो हमने बात की थी कि राज्य के अलग अलग नाम और राजधानियां कब रखी गई। और चौथा हमने प्रेसिडेंसी के बारे में बात की थी। उत्तर प्रदेश की 4th नंबर के प्रेसिडेंसी जो है आगरा को बनाया जाता है, भारतीय न्याय संहिता के अधीन, मतलब भारतीय शासन अधिनियम के तहत 1833 के तहत बनाया गया था 1834 में। हमने ओवरऑल थोड़ी बहुत चीजें पढ़ ली थी, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने ये भी पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको टोटल 11 क्या है, 11 जिले जो हैं वो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश का, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में जो है डिस्कस कर लिया था। वहीं अगर बात की जाएगी, कुछ हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान को टोटल कितने जिले टच करते हैं। नेपाल के बारे में हमने यहीं पे कल पढ़ लिया था। बिहार रह गया था, झारखंड और छत्तीसगढ़ रह गया था, और एक रह गया था हिमाचल प्रदेश, जिसको एक ही जिला, कितना, एक जिला जो है सहारनपुर जो है, एक जिला। ठीक है, एक जिले का नाम हमें याद रखना है। एक जिला जो है वो क्या करता है, एक जिला जो है सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश के साथ क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। हेलो जी, हेलो। सीमा क्या करता है, साझा करता है। ठीक है, अब बारी आती है कि राजस्थान से कितने जिलों का नाम आता है। अब देखिए, मैप मैंने इसीलिए खोला है क्योंकि मैं चाहती तो वहां लिख सकती थी। तो हम सबको पता है ये वाला जो लोकेटेड एरिया, ये क्या है, ये राजस्थान है। क्या है ये, राजस्थान है। तो राजस्थान को टोटल कितने जिले जो है सीमा साझा कर रहे हैं, अगर आपको मैप में ये दिख तो रहा है। ठीक है, मैप में आप चलोगे तो पहले नंबर पे आ जाता है मथुरा, और दूसरे नंबर पे आ जाता है आगरा। यहाँ आपको 2 ही जिले दिख रहे हैं। मैपिंग में पढ़ाने के पीछे का रीजन ये होता है कि आपको चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाए, रिकॉल हो जाए। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग आपके दिमाग जल्दी काम करता है। हमने पढ़ा है साइंस में कि इमेज के साथ हमारा माइंड बहुत ज्यादा काम करता है। तो ये क्या है, राजस्थान जो है मथुरा और आगरा, 2 जिलों के साथ राजस्थान क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, 2 जिलों का जो है आपको नाम याद रखना है, आगरा और मथुरा का। मध्य प्रदेश का हमने 11 कल पढ़ लिए थे। दिल्ली के साथ मैंने आपको बताया था, एक तो ये पूरा जो एरिया है एनसीआर में आ जाता है, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जो है ये किस में आ जाते हैं, ये सारे के सारे दिल्ली एनसीआर में आ जाते हैं। किसमें, एनसीआर में आ जाते हैं, याद रखेगा। अब बारी ये आती है कि दिल्ली के साथ अगर बात आपसे पूछेगी कि दिल्ली जो है, दिल्ली के साथ जो अगर बात की जाएगी कि दिल्ली के साथ टोटल कितने जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो याद रखिएगा 3। कितने जिले हैं, 3 जिलों का नाम आपको याद रखना है। पहला गौतम बुद्ध नगर आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है गाजियाबाद और बागपत का नाम। यानी दिल्ली के साथ पूछेगा तो 3 जिलों का आपको याद रखना है। कितने, 3 जिले। ठीक है, 3 जिले में कौन से, एक तो बी से बागपत याद रखिएगा, बी से बागपत, जी से गाजियाबाद, और तीसरा है एक गौतम बुद्ध नगर। कौन सा, जी से गौतम बुद्ध नगर, BGG,
बिजली जो है क्या है, गौतम बुद्ध दिल्ली से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो मैप में कुछ चीजें जो है हमें पढ़ना जरूरी है। हमने सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश से, एक और चीज, हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश वो का कौन सा जिला है, या उत्तर प्रदेश पूरे अपने अगल बगल जो राज्य हैं सबसे कौन सा छोटा राज्य है जिसके साथ जो है अपना सीमा सबसे कम साझा करता है, तो वो हिमाचल प्रदेश से बहुत कम एरिया है, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे जो क्या है हिमाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं अगर आपसे पूछेगा, अब यहाँ पे एक और मस्त चीज देखिए, अब ये पड़ जाता है हरियाणा, क्या पड़ जाता है, पेन का कलर हम लेते हैं दूसरा, ये पड़ गया हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा के साथ बात की जाएगी कि हरियाणा के साथ टोटल कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश जो है क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। वहीं उत्तराखंड का अगर आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड के साथ कितने जिले हैं जो साझा करता है, और हम सबको पता है सोनभद्र क्या है, सोनभद्र जो है एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला झारखंड के साथ, बिहार के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ, 4 जिलों के साथ क्या करता है, ये अकेले अपनी सीमा जो है साझा करता है। वही हरियाणा की अगर आपसे बात की जाएगी तो पहले नंबर पे रखना है बागपत को 1, शामली जो है 2 नंबर पे रखनी है, 2 नंबर पे हो गया, सहारनपुर 3 नंबर पे हो गया। तो हरियाणा के साथ कितने, 3 जिले जो हैं वो अपनी सीमा जो है साझा करते हैं, किसके, उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे हम जिलों की बात कर रहे हैं, टोटल 3 कहाँ पे, हरियाणा के साथ साझा करते हैं। उत्तराखंड की बात की जाएगी तो एक तो पीलीभीत हो गया, दूसरा बरेली हो गया, तीसरा रामपुर हो गया, मुरादाबाद 4थे नंबर पे, बिजनौर 5वें नंबर पे, मुजफ्फरपुर 6 नंबर पे, सहारनपुर 7 नंबर पे। तो टोटल कितने, 7 जिले जो हैं उत्तराखंड के साथ हैं। कितने, 7 जिले जो है उत्तराखंड के साथ अपनी क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो ये जो सीमा वगैरह के बारे में बात थी ये ऑलमोस्ट हमने बात कर ली थी। और बिहार का मैंने बताया आपको, बिहार के साथ 7 जिले आ जाते हैं, 7 जिले आ जाते हैं। और सबसे पूरब में अगर आपसे कभी भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना है बागी बलिया का। बागी बलिया जो है ये क्या है, सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। कौन सा है, बागी बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है। वहीं पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो आपको याद रखना है शामली का। तो ये वाला हम पहले रफ कर देते हैं, देन उसके बाद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करेंगे ये तो पूर्वी जिला हो गया बलिया। आपको शामली का नाम याद रखना है, ये कौन सा जिला है, तो ये पश्चिमी जिला है। अगर शामली पूछेगा तो शामली कौन सा है, पश्चिमी जिला। अगर बात करेंगे पश्चिमी जिला तो कौन सा है, शामली है। शामली का जो है आपको नाम रखना है, याद रखना है, शामली। हाँ ठीक है, शामली का आपको नाम याद रखना है। ये सबसे पश्चिमी जिला जो है वो उत्तर प्रदेश का है। पूर्वी जिला कौन सा है, बागी बलिया। बागी क्यों बोल रही हूँ, इसका अपना इतिहास है। उत्तर प्रदेश का इतिहास हम सबको पता है कि बलिया एक ऐसा राज्य जिला था जो आज़ादी से बहुत पहले ही आज़ाद हो गया था। भारत 47 में आज़ाद हुआ था और ये 42 में ही आज़ाद हो गया था, इसीलिए इसको बोला जाता है। इसका अपना, और यहाँ के मंगल पांडे जी थे जो किस में फेमस थे, 1857 की क्रांति के नाम से उनका नाम इंक्लूडेड होता है कि उन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है, वहीं दूसरी चीज अगर आपसे बात की जाएगी, चीतू पांडे का नाम याद रखिएगा, वो भी बलिया के थे, वो भी अपने आप में बहुत ही फेमस है क्रांतियों के लिए। ठीक है, तो ये पूर्वी हो गया, वो पश्चिमी जिला जो है वो शामिल हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी जिले के बारे में बात करेंगे या उत्तरी और दक्षिणी में, तो याद रखिएगा उत्तर में जो कि एक ही जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सहारनपुर। वहीं दक्षिण में बात करेंगे तो सोनभद्र का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा, अगर यहाँ हम बात करेंगे किस डायरेक्शन की, तो उत्तर में अगर आपसे पूछेगा, उत्तर में तो सहारनपुर।
सहारनपुर याद रखना है। वहीं दक्षिण की बात होगी यानी सबसे नीचे की, तो दक्षिण में कौन पड़ता है? दक्षिण में जो है वो है सोनभद्र। ठीक है, और हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। कितने? 75 जिले हैं, जो कि मैंने कल ही आपको इसके बारे में है बता दिया था कि टोटल 75 जिले जो है कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में जो है पड़ते हैं। अब आते हैं हम आगे की मुद्दे के बारे में। हमने डायरेक्शन वगैरह सब डिस्कस कर लिया है, और सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला जो है, राज्यों को स्पर्श करने वाला कौन सा है? तो वो सोनभद्र है। हम बिहार के बारे में नहीं बता पाए थे। बिहार के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार जो है, अगर बात की जाएगी कि सबसे ज्यादा मतलब बिहार के साथ टोटल कितने जिलों का नाम आता है, तो मैंने अभी तो बताया था ना, 7 जिलों का नाम याद रखना है। 7 जिलों, एक तो सोनभद्र, चंदौली 2 नंबर पे, गाजीपुर 3, बलिया 4, देवरिया 5, कुशीनगर 6 और महाराजागंज जो है 7वें नंबर पे। तो 7 जिले जो है बिहार के इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जिला। महाराजगंज जो है ये टोटल कितने हैं? 7 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, जो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, जिसको परमानेंट लखनऊ को राजधानी कब बनाया गया था? 1935 में, यानी 1935 में जो है उत्तर प्रदेश को लखनऊ को परमानेंट राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, उससे पहले कौन सी थी? मतलब उससे पहले अगर क्या बोलते हैं, अगर आप चलोगे 31-21 में, तो 21 में जो है उत्तर लखनऊ को थी, लेकिन वो टेम्पररी तौर पे थी। लेकिन उससे पहले अगर आप जाओगे तो प्रयागराज, और उससे ठीक पहले कौन सी थी? आगरा थी। आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, फिर लखनऊ। ठीक है, तो ये याद रखना है। मतलब 3 जो है उनको क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया था? राजधानी बनाई गई थी। चलिए अब थोड़ी सी चीजों के बारे में हम लिखते हैं, और लिखने के लिए मैप को हम थोड़ा सा करते हैं कॉर्नर। ठीक है, अब आते हैं हम बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। हमने जिला से रिलेटेड जो कौन कौन से जिले थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया, उनके बारे में पढ़ लिया है। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि दक्षिण हो गया, पूर्व, उत्तर, पश्चिम हो गया। और अगर बात की जाए कि प्रदेश में, अगर आपसे ये पूछेगा कि प्रदेश में कुल कृषि के जलवायु क्षेत्र कितना है, जब हम उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। जलवायु क्षेत्रों के बारे में अगर आपसे पूछेगा कि प्रदेश में कुल जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो याद रखना है 9। कितने? 9 जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु क्षेत्र है। और कृषि कहते हैं ना, कृषि परिस्थितिक क्षेत्र कितना है, तो वो 4 है। जो मिद्रा क्या बोलते हैं, मृदा, मृदा के बारे में अगर बात की जाएगी कि मृदा का समूह कितना है, अगर इसके बारे में आपसे पूछेगा मृदा समूह के बारे में, तो वो आपको बताना है कितने। मृदा समूह के बारे में अगर बात की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में मृदा समूह कितना है, तो याद रखना है 8। कितनी? मृदा समूह 8 है। वहीं जलवायु से रिलेटेड बात की रहेंगे, जलवायु। ठीक है, जलवायु, अगर उसके अलावा अभी हमने क्या पढ़ा था? कृषि से संबंधित क्षेत्र, कृषि से, कृषि क्षेत्र लिख लीजिए। कृषि क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में अगर बात करेंगे, मतलब कितनी एरिया में जो है ये बांटा गया है, और प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो याद रखिएगा प्रदेश में कुल जलवायु क्षेत्रों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं।
तो इनकी संख्या 9 है, ठीक है, ये नहीं। कितनी है इनकी संख्या? इनकी संख्या जो है कृषि से संबंधित जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। अगर वही बात की जाएगी कि कृषि प्रदेश में कृषि परिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 4 है, जो कि हम जियोग्राफिकली जब उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, नमस्ते जी, नमस्ते आपको भी, ठीक है। राज्य में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है और सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, और इसके पीछे एक स्टोरी है मेरी, वो मैं अभी आपसे डिस्कस भी करूंगी। पहले प्रदेश में पूछेगा, प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यूपी, यूपी पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछेगा अगर आपसे। प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन सा है, तो देखिए याद रखिएगा, ज्यादा पूछेगा तो गोरखपुर याद रखना है, गोरखपुर का नाम याद रखना है। कम में आता है मथुरा, ठीक है। कौन सा है? मथुरा। मथुरा याद रखना है। मैं बताती हूँ, गोरखपुर में बहुत ज्यादा बारिश होती है, हम सबको पता है। मथुरा के साथ पता है क्या सीन है? गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून, दोपहर का समय है, ठीक है। मथुरा में एक बार मैं 2020-21 में, शायद 21 के आसपास में मथुरा गई हुई थी, ठीक है। और हम सब ने जो अभी तक हमने कृष्ण लीला पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण से जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, तो हमने ये पढ़ा है कि मथुरा में बहुत ज्यादा बारिश हुआ करती थी, ठीक है। तो मेरे माइंड सेट के अकॉर्डिंग मुझे यही पता था कि बारिश तो वहाँ पे नॉर्मल होती है, और 2021 में मैंने स्कूलिंग ख़त्म की थी बस, हाँ मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई थी तब, और मैं गई हुई थी मथुरा अपनी दोस्त के घर पे, ठीक है जी, बिल्कुल हेलो। मैं अपने दोस्त के घर पे गई हुई थी, और वहाँ पे क्या होता है, जून जुलाई का महीना था, और जो लोग मथुरा और अलीगढ़ और इधर के एरिया में रहते होंगे, इटावा वगैरह के साइड में, उन लोगों का जो रहने का कल्चर है और बाकी पूर्वांचल वाले जो लोगों का रहने का कल्चर है, उनमें बहुत डिफरेंस है। मतलब अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाते हो इस साइड, जो कि मैं इधर की हूँ, क्योंकि मैं तो बलिया की हूँ, तो मेरा ये वाला है, और मथुरा इस साइड पड़ता है, तो ये इधर के लोगों का रहने का तरीका और इधर के लोगों के रहने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब हमारे यहाँ अगर आप जाओगे तो सुबह लोग 4 बजे खेतों में चले जाते हैं, ठीक है, और 10 बजते बजते वो घर आ जाते हैं, जैसे सर पे धूप आता है वो घर आ जाते हैं, ठीक है। उन लोगों का काम करने का ये तरीका है। अब जो जो बच्चे ये चीजें रिलेट कर पाएंगे प्लीज मुझे बताना, ठीक है, और मैं कितना सही बता रही हूँ ये भी मुझे बताना, शायद मेरा एक्सपीरियंस ही गलत रहा होगा। तो उनका ये वाला होता है। लेकिन आप इधर की साइड में जाओगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की साइड में अगर आप जाओगे, तो उधर की साइड बिल्कुल उल्टा है। वहां पे लोग सुबह जाए ना जाए वो अलग चीज है, वो लोग 9-10 बजे के बाद खेतों में जाते हैं, और कड़ाके की धूप में यहाँ कपड़ा रख लेते हैं, कड़ाके की धूप में पूरे दिन खेत में काम करते हैं। और जिस सीजन में मैं गई थी वो जामुन वगैरह का सीजन था, और गेहूं कटने का सीजन था उधर में। उधर वो कौन सी मूंग दाल वगैरह बहुत ज्यादा होती है, बाजरा वगैरह बहुत ज्यादा, तो वही वाला सीजन था, जून जुलाई की कड़क की गर्मी। और स्कूल खत्म हुआ था जस्ट, और छुट्टियां पड़ी हुई थी, और कोविड खत्म हुआ था शायद, और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर गई थी, उसका घर वहीं पे है, तो वहां पे मैं गई हुई थी। तो सीन ये था कि यहाँ पे होने की वजह से मेरे लिए ये वाली एरिया वो सरवाइव करना बहुत मुश्किल सा, इतनी गर्मी पड़ती, इतनी गर्मी पड़ती है उधर मथुरा में। और दूसरी चीज, यहाँ बारिश नहीं होती। मैं लिटरली वहां धूप में देखती रहती कि हाँ बादल लगाए अब बारिश होगी, बादल लगाए अब बारिश होगी, लेकिन बारिश ही नहीं होती, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। उत्तर मथुरा में बहुत कम बारिश होती है, और इस साल तो बाढ़ आ गई थी, वो बात की बात है। लेकिन उधर क्या क्या सीन है, बहुत कम बारिश होती है। ये एक्सपीरियंस कितने लोगों ने किया है मुझे बताओ। बिल्कुल, राम राम जी। मैथ्स की क्लास कब होगी? अभी देखिए, मैथ्स की क्लास अभी नहीं हो रही है,
मैथ्स की क्लास लेकिन आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। अभी कुछ टीचर्स हैं जो थोड़े से अभी बिजी हैं, वो कुछ टाइम के बाद आ जाएंगे, तो आपकी मैथ्स की भी क्लास चलेगी प्रॉपर। एक एसएससी का बैच भी चलेगा और स्टेट लेवल पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी चलेगा। लेकिन फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में, मेरा काम है आपको पॉलिटी पढ़ाना, मतलब उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाना, जियोग्राफी पढ़ाना, और टाइम मिल गया तो हम उसकी राजनीति भी पढ़ लेंगे, पॉलिटी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल, मैंने सुन लिया आपकी मैथ्स की जो आप क्लास की कह रहे हो, अभी नहीं है मैथ्स की क्लास फिलहाल मुझसे, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये मेन जुडिशरी से रिलेटेड है, और जो बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम स्टेट लेवल पे भी तैयारी करवाते हैं, स्टेट पीसीएस का, जैसे हमने अभी बीपीएससी पढ़ाया था, जिसमें मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे सवाल आए हुए थे, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि मेरे पढ़ाए हुए इतने सारे सवाल जो है बीपीएससी में आए थे। तो अब उत्तर प्रदेश की बारी है, ठीक है। क्या है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है कि उत्तर प्रदेश में पढ़ाया हुआ देखते हैं कितना आता है। चलिए बात की जाएगी। हिस्ट्री की क्लास कब से कब होगा? बिल्कुल, हिस्ट्री की क्लास रोज 1 बजे से होगी आपकी यूपी वाली, ठीक है, यूपी वाली जो आपकी क्लास होगी हिस्ट्री वाली। और ये हम कुछ दिन में इसको उत्तर प्रदेश का इतिहास खत्म करके जियोग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री से सवाल आते हैं, हिस्ट्री से 1 से 2 सवाल आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन पीसीएस में अलग बात है, एसआई वगैरह की बात करेंगे तो ज्योग्राफी से भी सवाल बनता है, पॉलिटी से भी सवाल बनता है, तो हमें सारी एरिया को जो है कवर करना है, सिर्फ एक एरिया को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश पढ़ रहे एकदम फाड़ के आना है, एसआई का पेपर दे के एकदम अच्छे से सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इसीलिए वैकेंसी आ रही है, हम सबको पता है। एक बार चुनाव जैसे तैसे खत्म हो गया ना, और गवर्नमेंट सेम आ गई, तो अब भूल जाओ कि 5 साल में फिर कोई वैकेंसी आने वाली है। चुनाव की वजह से जो भी रिलैक्सेशन मिल रहा है वही मिल रहा है। चलिए उत्तर, और अगर बात की जाएगी कि सबसे न्यूनतम सीमा साझा कौन करता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कौन करता है, तो वो सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश जो है, और सबसे लंबा सीमा साझा कौन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। टोटल 11 जिले मध्य प्रदेश में क्या है, अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। खैर ये मुद्दा नहीं है, हमारी अगली लाइन है, अगर हम अगले बारे में बात करेंगे कि अब तो ये हो गया कम। अब ये बताइए, कुछ सवाल है मेरे, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वो कौन से मतलब विधायक वगैरह हुए जिन्होंने बाद में चलने के बाद, मतलब जो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने बाद में क्या बने, प्रधानमंत्री भी बने थे, वो बताओ, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। ओके, आप बिहार से हैं तो आप बीपीएससी का तो पेपर दे रहे होंगे ना, आप बिहार से भी होंगे तो बीपीएससी का तो पेपर आपका चल ही रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे यूपी वाले बिहार में जाते हैं, बिहार वाले सारे यूपी में जाते हैं, सेम है। चलिए, अगर बात की जाएगी कि सबसे ज्यादा, ये तो बारिश का हो गया, अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक तापमान, तापमान का औसत जो है किस जिले में होता है, किस क्षेत्र में होता है, किस क्षेत्र में होता है, तो आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है वो। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे गर्मी पड़ती है बताइए, सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ती है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी।
बुंदेलखंड का नाम आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा जो है तापमान रहता है, बुंदेलखंड क्षेत्र याद रखना है आपको, ठीक है। और हाँ, आप में से बच्चों का मन में ये भी सवाल होगा कि मैम तापमान अगर बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पड़ता है तो ठंडा जिला कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की एक चीज बताती हूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक कोई जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। वहां पे डिपेंड करती, हवाओं के रुख के ऊपर डिपेंड करता है कि हवाएं किस तरह बह रही हैं। लेकिन ज्यादातर जो नाम आता है जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, सहारनपुर, क्योंकि वो ठंडी एरिया से जुड़ा हुआ, तो ज्यादातर केसेस में सहारनपुर जो है ठंडा रहता है। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक पूछोगे तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी की जब बात पड़ती है तो बुंदेलखंड का नाम जो है आता ही आता है कि यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा जो है ठंडी पड़ती है। मेरा सवाल आपसे ये था कि वो कौन से मुख्यमंत्री थे जो आगे चल के प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन से वो व्यक्ति थे, कौन थे जो मुख्यमंत्री के बाद ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल आपके जीएस में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने, पी से प्राइम मिनिस्टर लिख लीजिएगा, ठीक है, पी से पीएम, पीएम बने थे, मतलब उनको पीएम बनने का गौरव प्राप्त था। दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, चौधरी चरण सिंह का जो है आपको नाम याद रखना है, किसका, चौधरी चरण सिंह का नाम याद रखना है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो है आपको नाम याद रखना है, जो क्या हुए थे, प्रधानमंत्री पद के लिए इनको गौरव प्राप्त है। तो पहले नंबर पे जो आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह हो गए, ठीक है। एवं दूसरे नंबर पे जो आपको याद रखने हैं वो कौन थे, वो विश्वनाथ प्रताप थे, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। ये दो लोग थे जो उत्तर प्रदेश के क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री तो थे, साथ ही साथ क्या बनते हैं, ये उत्तर प्रदेश के जो है क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री की श्रेणी में भी आते हैं। एक और है उत्तर प्रदेश के जो प्रधानमंत्री बने थे, जो हमारे बलिया के साइड के थे, उनका नाम क्या था, चंद्रशेखर थे ना, चंद्रशेखर जो उत्तर प्रदेश के मतलब व्यक्ति थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। खैर, ये वो व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए इन दोनों लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। चौधरी चरण सिंह जी थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल ये मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला और या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। अगर उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बताइए कौन थे, महिला का बताइए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, ठीक है। पहला तो प्रथम मुख्यमंत्री बताना है, मुख्यमंत्री के बारे में अगर बात की जाए कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो मुख्यमंत्री में आपको याद रखना है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी जी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और वहीं पुरुष मुख्यमंत्री यानी नॉर्मल प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगी तो पंडित गोविंद जी का आपको नाम याद रखना है, किसका, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जो है आपको नाम याद रखना है, पंडित गोविंद, ठीक है, पंत जी का, ठीक है, पंत जी का आपको नाम याद रखना है। ये क्या बने थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, और सुचेता कृपलानी जो थी वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो बनती हैं, ठीक है। चलिए अगर बात की जाएगी इसके आगे, अगर हम चलते हैं और आगे की चीज़ों हम देखते हैं, अगर आगे बात करेंगे कि ये तो हो गया, मतलब अभी हम उत्तर प्रदेश के इंट्रो वगैरह पढ़ रहे, फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और कल की क्लास हमारे उत्तर प्रदेश इतिहास से रिलेटेड होगी। तो अभी जो चीज़ें हमारी रह जाती, जैसे विधानसभा में क्षेत्रों में कितनी संख्या है, ये सारी चीज़ें जो है कॉमन सा है, जो पूछ देता है कई बार, और हमें कॉमन सी चीज़ें पे हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अगर वहीं बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश क्या वो कौन सा अध्यक्ष थे, मतलब विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो बाद में जाके क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो श्री बाबू बनारसी दास और श्रीपति
मिश्रा जी का नाम आपको याद रखना है। अगर बात की कि प्रथम प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा था, तो 25 फरवरी 1968 जो है आपको याद रखना है। कब से कब तक था, 26 फरवरी 1969 तक जो है ये लगा था, यानी लगभग 1 साल के आसपास तक ये लगा रहा। अगर आपसे पूछेगा कि प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ठीक है, तो याद रखना है कब लगा था, तो 25 में लगा था। कब 25 में लगता है और कब तक चलता है, अगले साल तक चलता है। तो आपको याद रखना है 25 फरवरी में लगा था 1968 से 26 फरवरी तक 1969, लगभग 1 साल तक क्या है ये शासन लगता है। यानी 25 फरवरी 68 से लेके 26 फरवरी 1968 उनहत्तर तक जो है क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। और इसको हाईलाइट कर लीजिए बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना कई बार पूछ लेता है। देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर आप नॉर्मली पढ़ो तो हम बहुत हाई लेवल पे पढ़ते हैं, बहुत डीपली जाके पढ़ते हैं, ये आएगा ये आएगा ये आएगा। लेकिन जो बनाने वाला है वो उल्टा सोचता है, वो ऐसा सोचेगा कि बच्चे ने ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, लेकिन उसने शायद ये नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उसके मन में कि राष्ट्रपति शासन के बारे में कौन पूछेगा। लेकिन यहीं पे जो पेपर बनाने वाला होता है वो दिमाग से खेल जाता है। ठीक है, ठीक है, हेलो जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई ही दे रही हूँ शैलेश सिंह, बिल्कुल रिप्लाई कर रही हूँ मैं आपको। मैंने जस्ट अभी ये समझा रही थी, इसलिए मैंने आपको अभी देखा नहीं, कमेंट में टाइम लगता है ना देखने में। तो क्या है, राष्ट्रपति शासन जो है 1 साल तक यहाँ पे जो है लगा था, 1968 तक लगा था, लगभग 1 साल तक क्या होता है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है। अब बारी आती है कि उत्तर प्रदेश में लगा तो चलो समझ में आ गया, लेकिन टोटल कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, ये सवाल उठता है। तो वहीं इसी के आगे लिख दी कितनी बार, कितनी बार लगा है, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, राष्ट्रपति, अगर ये आपसे पूछेगा कि शासन लागू हुआ है, अच्छा ये बताइए किसी को ऐसा तो नहीं है जिसको राष्ट्रपति शासन क्या होता है उसके बारे में ना पता हो, बिल्कुल आई एम राइट। ऐसा कोई है जिसको राष्ट्रपति शासन के बारे में नहीं पता है कि होता क्या है, जल्दी बताइए। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको पता ही नहीं है कि भाई हमें नहीं पता इमरजेंसी मतलब राष्ट्रपति शासन क्या होता है और धारा 144 और इन दोनों में क्या फर्क होता है, मतलब किसको किसको नहीं पता है। धारा 144 और राष्ट्रपति शासन जो है एक दूसरे से सिमिलर हैं, ये एक ही होता है, बस बोलने का तरीका होता है। बाय द वे धारा 144 को जब से नया बीएनएस बना है, भारतीय न्याय संहिता, उसको नया धाराएं में 200 समथिंग कर दिया गया है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो क्या है, कितनी बार लगा है, 10 बार लगा है। कितनी बार, 10 बार जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है लगा ही लगा है, याद रखिए। टोटल 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा। धारा 144 जो लगती है वो एक एरिया में लगती है, किस में लगती है, एक एरिया में लगती है, वो पूरे बड़े लेवल पे नहीं होती। जैसे आपने दिल्ली में सुना होगा कि रामलीला मैदान की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां बताते कि रात के 9, 10, 11 बजे के बाद धारा 144 को लागू कर ही देते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की जब बात आती है तो वो पूरे एक राज्य में लग जाता है, बड़े लेवल पे यहाँ पे बात जो उठ जाती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यही फर्क होता है, जब हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। पहले हम हिस्ट्री खत्म करेंगे, देन उसके बाद जो है हम क्या खत्म करेंगे, पॉलिटी और जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक। अब बारी आती है, ये तो चलो हो गया, अब थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं और आगे के सवाल पे आगे मतलब आगे पढ़ते, आगे हमारा इंट्रो में क्या रह गया है। हाँ, राज्य में विधान पूछेगा कि राज्य में शासन व्यवस्था कैसी है, क्योंकि ये पूछेगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था है, द्विनात्मक शासन व्यवस्था है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। क्या है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है।
अरे रे, आप पक्का ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अमेरिका की धरती से कैसे हो सकता है पॉसिबल? अमेरिका तक हमारा लिंक नहीं जा सकता। क्यों मेरी टांग खींच रहे हैं? ठीक है, क्या कह रही थी मैं? राज्य में विधान मंडलों की अगर आपसे पूछेगा कि राज्य में विधान मंडल कैसा है, तो याद रखिएगा राज्य में विधान मंडल, राज्य में विधान मंडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कैसी है? द्विनात्मक द्विसदनात्मक है। कैसी है? शैली कैसी है? द्विसदनात्मक शैली जो है उत्तर प्रदेश में राज्यों में लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा विधानमंडलों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सार्वधिक विधानसभा में अध्यक्ष कितने हैं? क्योंकि ये पूछता है कई बार, और नहीं भी पूछता तो अब अगर आपको अपने स्टेट के बारे में जो है कुछ चीजें पता होनी चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यू आर माई न्यू स्टूडेंट। ठीक है जी, बढ़िया है, बढ़िया। रोज 1 बजे लाइव आ जाइएगा, हम 1 बजे से रोज लाइव रहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो श्री आत्मा राम गोविंद खरे का नाम आपको याद रखना है, और केसरी नाथ त्रिपाठी का याद रखना है। जो दोनों कितनी बार बने हैं? दोनों जो है 3-3 बार बने हैं। कितनी बार बने हैं? दोनों जो है 3-3 बार बने हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, गुड। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप टांग भी खींच रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे खुशी मिली। हाँ हाँ, यूपी वाले, मैं भी यूपी से ही हूँ। यूपी बिहार एक ही है, कोई अलग नहीं करेगा। बट मुझे ये बताओ, यूपी में कहाँ कहाँ से हो? यूपी में कहाँ कहाँ से बच्चे मुझे देख रहे हैं अभी, ये मुझे बताओ। यूपी में कहाँ कहाँ के लोग जो है मुझे देख रहे हैं, ये मुझे बताइए जल्दी। यूपी में कहाँ कहाँ से देख रहे हो? ये बताइए, सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन बने हैं? श्री आत्माराम खरे का नाम आपको याद रखना है। आजमगढ़ से, बिल्कुल बलिया के बगल में पड़ता है भाई आजमगढ़। पढ़ो, वो एक ही है। आजमगढ़ और बलिया एक ही रहा है। अच्छा, आजमगढ़ अलग कब हुआ था ये बताओ? बलिया से या बलिया से आजमगढ़, या आजमगढ़ से बलिया अलग कब हुआ था ये बताओ? सलेज गाजीपुर, यूपी 61 गाजीपुर, वो भी बगल में ही पड़ता है बलिया के। क्या भाई सब मेरे अगल बगल वाले ही आ रहे हो क्या? आत्माराम खेरे का नाम आपको याद रखना है, जो क्या बने थे? विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, 3 बार बने थे। वहीं दूसरा नाम आपको जो याद रखना है कि दूसरे कौन बने थे, तो केसरी नाथ जो है वो बने थे। इनके बारे में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कल को आप वीडियो जब खोलो तो आपको वहां से चीजें रिकॉल हो जाए कि कहीं हाँ मैम ने बताया होगा, सुन लेते हैं। लिखेंगे हम वही जो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। आजमगढ़, हाँ। अरे यार, मऊ अलग हुआ था ना भाई, मऊ अलग हुआ था ना, आजमगढ़ नहीं हुआ था। सॉरी, मैं ही गड़बड़ा गई। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे को? ठीक है, चलिए। अच्छा, जब मारपीट हुई थी तब दोनों अलग हो गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम बारी आती है, राज्य के विधान मंडलों में हो गया है कितने हैं? द्विसदनात्मक शैली जो है उत्तर प्रदेश के राज्य में जो है इंक्लूडेड है। अब बारी आती है कि उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछेगा कि विधानसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है पूछता है, जो कि बहुत ज्यादा है, जरूरी है पता होना चाहिए। चुनाव के टाइम पे आए दिन ये लोग इसके बारे में डिस्कस करते रहे, अरे इतने सदस्य हैं, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ। तो वो बात कर रहे हैं कि विधानसभाओं में, विधानसभा में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में क्या है? विधानसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है? याद रखिएगा, 403 जो है विधानसभा में सदस्यों की जो है संख्या है। कितनी है? सदस्यों की संख्या की
इसके अलावा कुछ पढ़ाई का भी रिप्लाई कर दो। मैं यही देखती रहूंगी तो पढ़ाई का कैसे करूंगी? ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका भी तो रिप्लाई करो। अगर मैंने अभी आपसे पूछा तो सारे बच्चों का इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, मुझे भी तो पता चले कि अगर आप यूपी में रह रहे हो तो आपको यूपी के बारे में कितना पता है। कितनी संख्या है? 403 है। कितनी है विधानसभा में जो सदस्यों की जो संख्या यानी मेंबर्स की यहाँ पे बात करें, टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो वो मेंबर्स की बात करें तो 403 है। बिल्कुल, मऊ अलग हुआ था 1988 में, 1988 में मऊ अलग हुआ था। ठीक है, आजमगढ़ भी तो बगल में ही पड़ता है ना यूपी के, मतलब पूर्वांचल के एरिया में ही तो आजमगढ़ आ जाता है। हमारा आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, ये 3-4 ऐसी जगह पे है जहाँ पे नॉर्मली हम लोग का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछेगा, विधानसभा ये अलग है, अब बारी आती है विधान परिषद की। विधान परिषद, विधान परिषदों की संख्याओं के बारे में बात करेगा। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 आपको याद रखनी है। कितनी? 100 जो है वो आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे पूछ लेगा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहां पे लिख लीजिए लोकसभा सदस्यों की संख्या ये कितनी है, तो ये आपको याद रखनी है। कितनी है? 80। टोटल 80 जो है क्या है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की, उत्तर प्रदेश के जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल कितनी संख्या है लोकसभा में, उनकी संख्या जो है वो 80 है। कितनी है? 80 जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। एक चलो, जो मैं पूछ रही हूं उसका भी आंसर दो। आजमगढ़ कब आ रही हूँ? अभी मैं अक्टूबर में ही आ रही हूँ। मेरा एक प्री है, पीटी है मेरा, उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर है। अब देखो मेरा सेंटर कहाँ जाता है पीसीएस का। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की अगर बात की जाएगी तो टोटल कितनी है? लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 80 है, याद रखिएगा। वहीं राज्यसभा अगर आपसे पूछेगा, राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछेगा तो कितनी बतानी है आपको? 30 जो है आपको याद रखना है। टोटल कितने हैं? 30 जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है आपको याद रखनी है। इसके 80 है ना, इसमें 31 होगा, माफ करिएगा मुझे, 31 है। टोटल कितने हैं? 31 जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो बताई जाती है कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल 31 है। वहीं अगर बात की जाएगी राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, कब? राज्य विधानसभा का प्रथम गठन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो कितनी कब हुई थी? संयुक्त प्रांत की, जो कि मैंने बताया था आपको कल ही, 1937 में हुआ था। 1937 में हुआ था। क्या फर्क पड़ता है, आप भी गूगल करके आ जाओ। गूगल इसीलिए तो बनाया गया है, यूज करो। गूगल, चैट जीपीटी, जिमिनी, ये तीनों जो है जितना यूज कर सकते हो करो, और ये बहुत अच्छी चीज है। आप उसको यूज करने के लिए जब खोलोगे तो आप कुछ तो पढ़ोगे ना, कुछ तो पढ़ोगे, वो अच्छी चीज है आपके लिए। तो चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम गठन कब हुआ था? संयुक्त प्रांत में हुआ था, जिसको बोला जाता था 1937 में बोला जाता था, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया था बाद में। ठीक है, वहीं अगर आपसे बात की जाएगी, मैंने पहले ये बता दिया है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि विधानसभा में आरक्षित जो एरिया है, आरक्षित क्या है, आरक्षित अगर बात करें जो सीटों की संख्या की बात यहाँ पे होती है, तो 86 सीटों पे क्या है, एससी का आता है, +2 और कर लीजिए, एसटी भी उसमें क्या है, इंक्लूडेड है। SC ST के लिए आरक्षित जो सीटें हैं 86 उनकी संख्या है। और सबसे कम विधानसभा सीटें वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है, और मोहबा और चित्रकूट, ये 3 नाम आपको याद रखना है कि सबसे कम, क्या बात करें, सबसे कम विधानसभा सीटें, सबसे कम। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैं? सब ये गूगल करके ही मुझे बताओ, लेकिन मुझे बताओ
सबसे ज्यादा विधानसभा जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में कौन से जिले की सबसे ज्यादा है? अभी तो हम सबसे कम की बात करें, सबसे कम विधानसभा सीटें जो है कहाँ की हैं? अगर बात की जाएगी तो कहाँ की हैं? तो पहले मोहबा लिखिए, मोहबा बहुत फेमस है। बचपन में हमारे यहाँ वो आला वगैरह बजता था तो मैंने मोहबा का नाम वहां पे सुना था। ठीक है, मोहबा। अगर बात की जाएगी, ये तो मोहबा हो गया, और उसके बाद श्रावस्ती का नाम आपको याद रखना है, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती जो है, मोहबा श्रावस्ती हो गया। और तीसरा चित्रकूट का आपको नाम याद रखना है, चित्रकूट का। ये तीनों क्या है? सबसे कम विधानसभा सीटें वाले क्षेत्र हैं, जहां पे सबसे कम क्या है? विधानसभा क्षेत्र के सीट है। ठीक है, ये ओवरऑल जो है उत्तर प्रदेश का क्या है, बिल्कुल परिचय वगैरह हो गया। जिला हमने पढ़ लिया, 75 जिले हैं, 18 मंडलों की संख्या है, 5 क्या है? विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 है, आर्थिक संभाग क्षेत्र में 4 है। ओवरऑल हमने ये पढ़ लिया है। हाँ, तहसीलों के बारे में हम बात कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल तहसील कितनी है, क्योंकि ये पूछ लेता है। तहसीलों की संख्या 351, 351 जो है याद रखना है। तहसीलों की संख्या ये याद रखना है। तहसीलों की संख्या कितनी है? 351 जो है आपको याद रखना है। 351 जो है, हाँ 51 जो है, ये उत्तर प्रदेश की तहसीलों की जो है संख्या है। नगर पंचायत 446, नगर पंचायत 446, जो कि नहीं पूछता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, वहीं अगर बात की जाएगी, ये तो सारी चीजें हो गई। नगर निगम में आपको पता है उत्तर प्रदेश में 17 है नगर निगम। हाँ, ये लिख लीजिए, नगर निगम। निगम कितनी है? नगर निगम के बारे में अगर आपसे पूछ लेगा तो 17 जो है आपको याद रखना है। ठीक है, 17। पंचायती के तौर पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाता है कि पंचायत में बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, नगर पालिका परिषद में 200 हैं। अगर वहीं बात करेंगे कि ग्रामीण पंचायत तो बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई बेसिक चीज़ें थी जो हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा। स्वतंत्रता के बाद अगर हम प्रथम अध्यक्षों वगैरह के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन, क्या रहा, कब तक रहा, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो और भी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। ठीक, तो ये हमने जो अभी पढ़ा, हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिकली जितनी डिटेलिंग हो सकती थी हमने सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। हालांकि अगर आप ये पढ़ोगे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार में कौन क्या बना, तो मुझे लगता है कि ये मैं आपको इसका पीडीएफ दे सकती हूँ टेलीग्राम पे। डायमंड कोचिंग के नाम से हमारा चैनल है, डायमंड कोचिंग 84 करो। ब्लू कलर का, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा ये लोगो है ना, सेम ऐसा ही इस लोगो की तरह लोगो लगा हुआ है उस पर। और मैं उसका एक पीडीएफ आपको भेज दूंगी कि उत्तर प्रदेश में प्रथम टाइम पे कौन क्या बना और क्या रहा। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और नहीं भी करना है तो भाई गूगल है ना, गूगल कब काम आएगा। ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने बता दिया। क्योंकि देखिए, गूगल भी हमारे पास होता है, लेकिन हमें समझाने वाला कोई चाहिए। क्योंकि पढ़ना आसान है, किताबें सबके पास होती हैं। अगर किताबों से काम हो जाता तो शायद इतने सालों से कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये सब नहीं चल रहा होता, है ना। इतने बड़े होने के बाद भी हमें कहीं इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए, वहां जाके पढ़ना पड़ता है। तो वो अगर उससे हो जाता काम तो ये होता ही नहीं। लेकिन बात वही कि किताबों से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें आपको गूगल वगैरह की हेल्प से करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब जब हम स्टैटिक वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, उत्तर प्रदेश में स्टैटिक भी मैं आपको करवाऊंगी। स्टैटिक में 2 से 3 दिन में आपको खत्म करवा दूंगी। कल जो हमारी अगली क्लास होने वाली है वो उत्तर प्रदेश का इतिहास होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। और जिला दर्शन हम नहीं पढ़ेंगे भाई, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और अगर हम उनके बारे में पढ़ने लगे तो पूरे 75 दिन, और आधा भी करेंगे तो 35 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, हम इतिहास पढ़ेंगे सीधा सीधा कि उत्तर प्रदेश का जो है इतिहास क्या और कैसा रहा है, जिसमें हम एंशिएंट पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे और मिडाइवल पढ़ेंगे, मतलब तीनों पढ़ेंगे।
और जिनको पता होगा उत्तर प्रदेश का इतिहास, जिन्होंने पढ़ा होगा, उसमें पूरी नॉर्मल हिस्ट्री है। जो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री से सिमिलर है। बस फर्क इतना है कि जब आप एंशियंट पढ़ोगे, प्रौद्योगिक काल पढ़ोगे, जो कालखंडों के नौपाषाण काल पढ़ोगे, तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको वैदिक काल पढ़ना होगा। जो मुझे लगता है इतिहास में एंशियंट में से सबसे फेवरेट चीज जो है वो कौन सा है, वो है वैदिक काल। वैदिक काल को दो चीज मेरे को बहुत अच्छी, मतलब दो अच्छी नहीं लगती, वो दो चीजें मतलब वैदिक काल को मुझे याद करने में मदद करती हैं। जिन बच्चों ने वैदिक काल नहीं पढ़ा होगा और पढ़ा भी होगा, उनको भूल जाते होंगे, तो सबसे बेस्ट चीज याद रखना है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। देखो मैं हिस्ट्री बताने लगी, कोई नहीं 5 मिनट बता देती हूँ। दो चीजें याद रखना है, एक तो उत्तर वैदिक काल याद रखना है, और ऋग वैदिक काल, पहले नंबर पे ऋग वैदिक काल, दूसरे नंबर पे उत्तर वैदिक काल याद रखना है। इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ऋग वैदिक काल बहुत अच्छा हुआ करता था, मतलब फैसिलिटी कम थी, लोग झोपड़ी में रहते थे, गाय चराते थे, गौ की पूजा करते थे, हवन पूजा पाठ करते थे, खाना वही जंगल से, खेती से, कृषि आधारित थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद ये टाइम आता है, ठीक है, ये सब चल रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल इसके ठीक अपोजिट है, कृषि भी होगी, पूजा पाठ भी होगा, लेकिन अब पूजा पाठ में लालच आ जाती है लोगों के बाद में, जिसमें हम जैसे पढ़ते हैं ना कि ब्राह्मण को ये देना है, वो देना है, ये ऋग वैदिक काल में नहीं था। ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता था ताकि वो उनका गुजारा बसारा करने का वही तरीका होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको जाति के आधार पे कर दिया। जब आप ऋग्वेद को पढ़ोगे, जिसके 10वें मंडल में ये बात कही गई है, 10वें मंडल में क्या बोलते हैं, चार जो वर्ण हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। किसके बारे में? 4 वर्ण के बारे में, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, और क्षत्रिय हो गया, नहीं, ब्रह्म हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये चारों के बारे में डिस्कस किया गया, उससे पहले नहीं किया गया। और इसी का ठीक अपोजिट, और इसमें कर्म के आधार पे किया जाता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको जाति के आधार पे कर दिया जाता है। और इसीलिए मुझे ये दोनों याद रहते हैं। वैदिक काल मुझे इसीलिए पसंद है, और ये रिलेटेबल लगता है, एकदम रियल लाइफ से रिलेटेबल लगता है, तो इसलिए मुझे ये याद है। खैर कोई नहीं, चलिए मिलेंगे कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर हाँ, वीडियो को शेयर कर देना। उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हो यार, उत्तर प्रदेश के मैं भी हूँ, आप भी, पावर दिखाओ भाई। बिहार का जब मैं पढ़ा रही थी, बच्चे ऐसे शेयर करते थे, कह रहे हमें उत्तर प्रदेश की मैडम बिहार पढ़ा रही है, वो खुश हो जाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश वाले कहाँ हैं अभी? दोस्तों में शेयर करो कि भाई हमारे बलिया की मैडम है, हमें पढ़ा रही है दिल्ली में बैठ के, तो वो करो जरा, और सबको शेयर करो, अपने दोस्तों को स्टेटस लगाओ, ग्रुप में शेयर करो कि यूपीएसआई के लिए कौन पढ़ा रहा है, कि हमारे उत्तर प्रदेश की मैडम जो है वो पढ़ा रही हैं दिल्ली से। कहाँ से? वो भी दिल्ली में बैठ के पढ़ा रही हैं। खैर कोई नहीं, मिलेंगे कल 1 बजे, ऑन टाइम आ जाइएगा। 1 बजे लाइव आएंगे हम कल फिर से, और कल उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, बहुत लेंदी नहीं जाएंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जितना जल्दी हो सके हिस्ट्री खत्म करके जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।